हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक लेसन है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, आज उस लेसन को कंप्लीट कराऊंगा। क्या है इस लेसन में जानते हैं। देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स वर्ड जो बना है, क्या है ये केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द स्पीड ऑफ रिएक्शन and the factor affecting the rate of reaction। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा याद रखना है कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा वेग प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। वेग प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा, इसमें समझने लायक चीज क्या है। आप जानते हैं कि दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, पेट्रोलियम का निर्माण एक रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया है। आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या जितने समय में दूध से दही जम रहा है उतना ही समय लग रहा है लोहे में जंग लगने में? क्या उतना ही समय लग रहा है पेट्रोलियम बनने में? उतना ही समय लगा कोयला बनने में? नहीं, सभी अभिक्रिया के होने का समय जो है अलग अलग है। आयनिक अभिक्रियाएं जो है, जो हम लैब में कराते हैं, सेकेंडों में अभिक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे HCl को और NaOH को मिलाएं तो सेकेंडों में NaCl और H2O का निर्माण हो जाता है। जबकि वही दूध से दही बनना है, फलों को पकना है, तो कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक लग सकता है फल के पकने की क्रिया अगर है तो। रस्टिंग में भी यही प्रोसेस है, सप्ताह से लेके महीना लग सकता है। जबकि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जो है सैकड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को पूरा होने में। तो यह अभिक्रियाएं कहीं ना कहीं कभी अधिक गति से हो रही हैं, कभी कम गति से हो रही हैं। और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर सकते हैं? तो अभिक्रियाओं के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसी को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि एक ब्रांच है, नथिंग एल्स। सिर्फ रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं का वेग और वेग प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया वेग के आधार पर, अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 ग्रुप में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 तरह की हैं। पहला है फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा है स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। और तीसरा है वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। समझिएगा, फास्ट रिएक्शन से मतलब है
कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग इतना ज्यादा है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कब अभिक्रिया हो गया, इतनी तेजी से अभिक्रिया हुआ, सेकेंडों में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया कहा गया है। और तीव्र अभिक्रिया में नाम आता है बाबू, जितनी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, याद रखिएगा, जो आयनिक अभिक्रिया हैं, यह आयनिक अभिक्रिया फास्ट रिएक्शंस होती हैं, तीव्र अभिक्रिया होती हैं। फिर स्लो रिएक्शन क्या है? वह अभिक्रिया जिसको होने में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन का समय लग जाए, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया कहा गया है। और जितनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं जो हैं वह मंद अभिक्रिया का हिस्सा है। क्लियर है? अब देखिए, वेरी स्लो रिएक्शन यानी अभिक्रिया इतना धीमा हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है और एक लंबे समय के बाद हमें वह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में वर्षों का समय लग जाए, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को अति मंद अभिक्रिया कहा गया है, वेरी स्लो रिएक्शन कहा गया है। देखिएगा, अभी हमें जानना है कि अभिक्रिया वेग से क्या मतलब है। अभिक्रिया वेग किसे कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बताया जाता है वो कि एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में जो अभिकारक है, उस अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product in an unit time, एकांक समय में चाहे इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया वेग कहलाती है। याद रखना है कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हुआ, वह कम हुआ कंसंट्रेशन, या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो बढ़ा, वही बढ़ा या घटा हुआ जो कंसंट्रेशन है, उसी को हम अभिक्रिया वेग से जानते हैं। यानी कि अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा लगा समय, या फिर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन concentration of product upon taken time। देखिए, एक फॉर्मूला में हिंदी में लिख दिया, दूसरा अंग्रेजी में लिख दिया, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अभिक्रिया वेग को हम यह बता सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा लगा समय या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा लगा समय। ठीक है, यहां से रिएक्शन रेट को लिख सकते हैं माइनस कंसंट्रेशन R अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस कंसंट्रेशन P अपॉन dt। क्या मतलब है
बड़े ब्रैकेट में जब भी कोई चीज लिखा जा रहा है तो वह सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए लिखा जाता है। यहाँ R से मतलब है रिएक्टेंट यानी अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता में डेल्टा का मतलब है चेंज, अभिकारक की सांद्रता में कमी बाई टेकन टाइम। और माइनस ये बता रहा है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और यहाँ प्लस यह बता रहा है कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। यानी कि यह फॉर्मूला आप दिमाग में हमेशा बनाए रखिए कि अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन R अपान डी टी इज इक्वल टू प्लस कंसंट्रेशन प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन P अपान डी टी। यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं अभिक्रिया वेग को। ठीक है, यहां से हम जानेंगे कि अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या होता है। देखिएगा, अभिक्रिया वेग का मात्रक याद रखिएगा, अभी हमारे पास क्या था, माइनस डेल्टा R अपान डी टी। तो ये डेल्टा से मतलब क्या था, चेंज, और बड़े ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन मुख्य रूप से मोलैरिटी को ही कॉन्सेंट्रेशन के रूप में हम यूज करते हैं, और मोलैरिटी का जो यूनिट है वह होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर बाई टाइम के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो हम यहां से कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। याद रखिएगा कि अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, आगे आपको एक और चीज समझाना था बाबू अभिक्रिया से संबंधित, कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट A है जो प्रोडक्ट P में बदलता है, तो उस समय अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने के लिए, अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने के लिए हम लिख देते हैं माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन A अपान डी टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन P अपान डी टी। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ A है लेकिन प्रोडक्ट 2 मोल बन रहा हो, तो उस समय किस प्रकार लिखा जाएगा अभिक्रिया वेग को। तो ये चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है वो। और करना क्या होता है हमको, अभिक्रिया वेग बराबर अभी हम लिखेंगे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन A बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस, और ये जो 2 है ना यहाँ, इसको 1/2 के रूप में दिखा दीजिए, 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन P अपान डी टी। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है वो मैं समझा रहा हूं कि अमोनिया है, सॉरी अमोनिया का नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, NH3 का फॉर्मेशन करता है। इस तरह का अगर रिएक्शन है और इस समय हमको स्टायोकाइमेट्री रेशियो दिखाना है, तो उस समय हम लिखेंगे अभिक्रिया वेग को 3 तरीके से लिख सकते हैं। माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन N2 अपान डी टी इज इक्वल टू 1/3 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन H2 अपान डी टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन NH3 अपान डी टी। और इस प्रकार से अगर एक वैल्यू हमको पता हो तो हम किसी दूसरे का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये चीज दिमाग में हमेशा होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। करना क्या है, यहां जो वैल्यू दिया होगा उसको 1/, के रूप में दिखाकर और उसको रिलेट कर लीजिए, आसानी से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अभिक्रिया वेग के बाद हम जानेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया
वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया की वेग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, ये समझना है हमको। अब देखिएगा, सबसे पहला फैक्टर जो होता है वह होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। किसी भी अभिक्रिया की जो रेट है, जो अभिक्रिया का वेग है, वह सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो अभिकारक है उस अभिकारक की सांद्रता क्या है। अभिकारक की सांद्रता जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया वेग भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, और यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उस समय उन गैसों के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जिस गैस का दाब ज्यादा होगा वह अगर अभिकारक के रूप में है तो उस समय रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको समझना है टेम्परेचर का, तापमान का। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से कोलिजन मैक्सिमम होता है, थ्रेशोल्ड कोलिजन मैक्सिमम होता है, जिससे प्रोडक्ट में कन्वर्जन ज्यादा होता है। यानी तापमान बढ़ाने पर किसी भी अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है, ये चीज याद रखना है। लेकिन यह भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वह अभिक्रिया एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के कंडीशन में यह लागू नहीं होता है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद से तीसरा फैक्टर जो है वह है अभिकारक के बंधों की प्रकृति, के बंधों की प्रकृति। आप जानते हैं कि रिएक्शन का मतलब होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना। तो अगर बंध बहुत मजबूत हैं, बड़ी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं, तो उस समय रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा, और बंध अगर आसानी से टूट के नए बंध इजीली बन पाते हैं तो वह रिएक्शन रेट तेज हो जाएगा। यानी अभिक्रिया वेग इस बात पर भी निर्भर करती है कि बंधों की प्रकृति कैसी है। और उसके बाद अगला चीज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट से मतलब है उत्प्रेरक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकों की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया वेग कई गुना बढ़ जाता है। बाबू, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। तो डायरेक्ट यहां से एक कॉन्सेप्ट बन रहा है कि अगर उत्प्रेरक उपस्थित होंगे तो अभिक्रिया वेग तेज हो जाएगा। ठीक है। कैटालिस्ट के बाद अभिकारक का सतही क्षेत्रफल, अभिकारक का सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी अभिकारक है, उस अभिकारक का सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उससे प्रोडक्ट उतने ही अधिक मात्रा में बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई सॉलिड रिएक्टेंट है और उस सॉलिड रिएक्टेंट से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उस समय क्या रेट मिल रहा है, और उसी को पाउडर बना के हम रिएक्शन करा रहे हैं तब क्या रेट मिल रहा है। तो जब हम पाउडर बना रहे होंगे तो उस समय उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने की स्थिति में उसका अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा। यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होगा। और इसके बाद है नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति,
माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम। जैसे अगर आप कोई आयनिक अभिक्रिया करा रहे हैं और आयनिक अभिक्रिया में अगर आपके पास पोलर मीडियम है, आयनिक मीडियम है, तो उस समय रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में नॉन पोलर अगर आपके पास मीडियम है तो उस समय वह रिएक्शन रेट ज्यादा होगा। आप लोग पढ़े हैं सेम डिजॉल्व सेम, जो जैसा होता है वैसे माध्यम में बेहतर क्रिया करता है। तो माध्यम के प्रकृति पर भी निर्भर करता है अभिक्रिया वेग। और लास्ट चीज इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। रासायनिक अभिक्रियाओं में विकिरण का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है, यानी विशेष रेडिएशन की उपस्थिति में कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनका रेट इंक्रीज कर जाता है। तो ये सब था अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित कॉन्सेप्ट। इसके बाद यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वह है अभिक्रिया की कोटि। देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया कोटि क्या है ये? किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग निर्धारक पद का वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया कोटि कहलाती है। देखिए बाबू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए 2-3 चीजें क्लियर समझना आपको जरूरी है। सबसे पहला चीज कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड किए हों और उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पर एक हम रेट इक्वेशन लिखें, एक अभिक्रिया वेग लिखें और उस अभिक्रिया वेग में जो अभिकारक होंगे उन अभिकारकों के घात जो आएंगे उन्हीं घातों का योग जो होता है वह अभिक्रिया कोटि कहलाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, वेग लिख रहा हूं कि अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन A और कॉन्सेंट्रेशन B, और A पर घात है X और B पर घात है Y। तो यही जो अभिकारक A और B हैं, इन्हीं अभिकारकों की सांद्रताओं का जो घात है इसी घातांकों का योग यानी x प्लस वाई जो है यही क्या हो जाएगा? अभिक्रिया कोटि हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ये x और y क्या है? तो यह है अभिकारकों की सांद्रताओं के घात। और वेग निर्धारक पद में जो वेग समीकरण हमको प्राप्त हुआ है उस वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं का घात जो है उसी घात का योग जो है उसे अभिक्रिया कोटि कहा गया है। ठीक है,
और देखिए अभिक्रिया कोटि के आधार पर हमें पढ़ना है प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बाबू कि वेग निर्धारक पद में जो वेग समीकरण लिखा गया है उस वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं का जो घात है उसी घातों का योग जो है वह अभिक्रिया कोटि कहलाती है। देखिए बाबू प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है ये समझिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहा जाता है कि अगर हमारे पास एक अभिकारक है A और यह बदल रहा है प्रोडक्ट P में और उस समय इसके वेग के लिए समीकरण K इंटू कॉन्सेंट्रेशन A⁻1 के रूप का है तो उस समय अभिक्रिया कोटि जो होगी x प्लस वाई, तो x का वैल्यू तो 1 है लेकिन y का वैल्यू 0, तो अभिक्रिया कोट हमको क्या मिल जाएगा 1, यानी अभिक्रिया कोटि 1 डिग्री हो जाएगी। 1 डिग्री अभिक्रिया कोटि से क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लिख के आपको समझा रहा हूं कि NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट जब इसको हीट किया जाता है बाबू तो यह N2+2H2O में टूट जाती है। तो उस समय इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है NH4NO2 और इस अभिक्रिया का वेग जो होता है वह वेग कांस्टेंट है कि K और सांद्रता NH4NO2 पर डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि अभिकारक एक है और इस अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर कर रहा है अभिक्रिया। तो इस समय कोटि बराबर हम लिख सकते हैं अभिक्रिया कोटि बराबर 1 डिग्री, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर है तो उसमें यह होना चाहिए कि एक अभिकारक हो और उस अभिकारक के सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता हो रासायनिक अभिक्रिया, तो उस समय अभिक्रिया की कोटि 1 ऑर्डर हो जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रथम कोटि के बाद द्वितीय कोटि देखते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट A प्लस B के रूप में होना चाहिए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हों और तब वेग बराबर समीकरण बनना चाहिए K कॉन्सेंट्रेशन A इंटू कॉन्सेंट्रेशन B, या फिर A P में कन्वर्ट हो रहा हो तो वेग जो होना चाहिए वह वेग K कॉन्सेंट्रेशन A⁻2 पे डिपेंड करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप x प्लस वाई लिख रहे होंगे, चूंकि अभिक्रिया कोटि बराबर होता है x प्लस वाई, तो यहाँ x का वैल्यू भी 1 है और y का भी वैल्यू क्या है 1 है, यानी यह हो जाएगा 2 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा कोटि बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, कितना आएगा 2 डिग्री ही आएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अगला चीज है बाबू, अगला चीज नहीं, इसे इसका एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। देखिएगा CH3COO C2H5 एस्टर है एथिल एसीटेट और एथिल एसीटेट का NaOH के साथ रिएक्शन अगर हो रहा हो तो प्रोडक्ट बनता है
CH3COO Na प्लस C2H5OH। इस रिएक्शन का अगर हम वेग निर्धारक पद में वेग समीकरण लिखें तो वेग बराबर कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन CH3COO C2H5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन NaOH। यहाँ से अभिक्रिया कोटि अगर लिखना होगा तो अभिक्रिया कोटि बराबर x प्लस वाई, x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, क्या आएगा 2 डिग्री, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी अगर रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट पी में बदलते हैं तो वेग निर्धारक पद वेग कांस्टेंट k टू द पावर x और b टू द पावर y इस रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x के जगह पे 2 होना चाहिए और y के जगह पे 1 होना चाहिए, तब जाके अभिक्रिया कोटि x प्लस वाई का वैल्यू 2 प्लस 1 करेंगे और ये 3 होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां से एक और इसका एग्जांपल पहले बता दूं। FeCl3 प्लस SnCl2 का रिएक्शन कराते हैं, बनता है FeCl2 प्लस SnCl4। अगर इसका हम वेग लिखते हैं तो वेग बराबर हो जाएगा k FeCl3 पावर 2 और SnCl2। तो यहाँ पर अभिक्रिया कोटि हो जाएगी x प्लस वाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ऑर्डर। एक होता है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। नाम से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करे उसको कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। और इसके लिए वेग इज इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन a टू द पावर 0 होगा, तब जाके अभिक्रिया कोटि में x प्लस वाई में दोनों का वैल्यू 0 और अभिक्रिया कोटि क्या आएगी, शून्य आएगी। इसका एग्जांपल क्या है कि H2 प्लस Cl2 और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर HCl में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस समय जो वेग होता है वो ना ही H2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और ना ही Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और तब अभिक्रिया कोटि जो है वह x प्लस वाई का वैल्यू 0 प्लस 0 यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। क्लियर है। इसके बाद एक और रिएक्शन होता है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑर्डर हमको 2 पता चलता हो, 3 पता चलता हो, लेकिन वास्तव में उसका ऑर्डर 1 होता हो, तो ऐसे रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये जो अभिक्रिया कोटि है, इस अभिक्रिया कोटि से संबंधित किस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो जानना जरूरी है। एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण से अभिक्रिया
कोटि की गणना कीजिए। निम्न समीकरण से अभिक्रिया कोटि की गणना कीजिए। और इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन दिया है वेग बराबर कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर 1/2 और बी टू द पावर 3/2। और फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है वेग बराबर कांस्टेंट के ए टू द पावर 3/2 और बी टू द पावर -1। शानदार सवाल है। देखिए पहला वाला मैं लगा रहा हूं, तो आप जानते हैं कि अभिक्रिया कोटि इक्वल टू होता है x प्लस वाई। तो x का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम हो गया 2, 1 प्लस 3 4/2, यह आ गया 2 डिग्री। तो अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा इसमें 2 डिग्री। और दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1, एलसीएम हो गया 2, 3 - 2, 1/2, ये हो गया कोटि बराबर 1/2। क्लियर है। तो इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप बड़ी आसानी से अभिक्रिया कोटि के सवालों को लगा लेंगे। इसके बाद एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया कोटि से, उसको भी समझ लिया जाए। देखिए वो आता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का मात्रक, ध्यान दीजिएगा। वेग स्थिरांक का मात्रक अगर आपको निकालना है तो देखिए मैं शून्य कोटि के लिए लिख रहा हूं सबसे पहले। किसके लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग बराबर कांस्टेंट के ए टू द पावर 0, यह होता है समीकरण। और वेग का मात्रक आपको मैं बताया हूं कि अभिक्रिया वेग का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, चूंकि यहां 0 लगा दे रहा हूं क्योंकि शून्य कोटि के लिए, तो k0 इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट k0। अब इसका मात्रक कुछ भी हो, अगर पावर 0 लगाए तो क्या हो जाना है, खत्म। तो यहां से शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक हमेशा याद रखिएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। वही अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो उसके लिए लिखा जाता है वेग बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ए, होता है ऐसे। तो वेग का मात्रक हमने लिखा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और सांद्रता है तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स। मोल से मोल कैंसल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसल। तो K1 का यूनिट क्या आ रहा है, सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक होता है उसका मात्रक सेकेंड इनवर्स है। ऐसे ही अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम पढ़ रहे हो, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में देखिए क्या होगा भाऊ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में वेग बराबर लिखा जाएगा के ए और फिर कॉन्सेंट्रेशन बी। तो वेग के लिए हो गया यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बराबर के की जगह पे K2। और ये देखिए मोल लीटर इनवर्स होगा को बार, 2 बार, मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर लगा देना, मोल पे पावर 2 और लीटर इनवर्स पे पावर -2। अब यहां से क्या होगा, यह मोल इधर आएगा, एक मोल से एक मोल कटा, एक लीटर इनवर्स कटा, इधर क्या बच रहा है, एक मोल प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यह हो गया मोल हो गया माइनस में, लीटर हो जाएगा प्लस में और सेकेंड हो जाएगा माइनस में। यह है हमारे पास K2 का मात्रक। और अलग अलग अभिक्रिया कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक है उसका मात्रक अलग अलग होता है। और इससे संबंधित एक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में जानते हैं कि क्या है।
क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित को वेग स्थिरांक के मात्रक के आधार पर कोटि बताइए। कोटि बताइए और दिया है k इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और बी दिया है k इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। तो अभी आपको बताया हूं कि सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक है, 1 डिग्री का, और मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स ये किसका मात्रक है, 2 डिग्री का। तो बड़ी आसानी से हम मात्रक के आधार पर क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह था अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और कोट से संबंधित कॉन्सेप्ट। इसका अगला कॉन्सेप्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।